मैं प्राध्यापक डॉक्टर मुख्तियार शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, एकता शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित कला महाविद्यालय बिडकीन से BA द्वितीय वर्ष पेपर क्रमांक 8 चतुर्थ सत्र के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी 2 इस पर्चे के अंतर्गत आज हम पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की विविध दृष्टिकोण एवं प्रयास का अध्ययन करेंगे। इस पर चर्चा करेंगे, प्रस्तावना देखेंगे। जब देश स्वतंत्र हुआ तब प्रशासन का उत्तरदायित्व ऐसे लोगों ने ग्रहण किया जिनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी के माध्यम से हुई थी। इन लोगों को शासन का कामकाज अंग्रेजी में चलाना अधिक सुविधाजनक लगता था। अपनी सुविधा के चलते ऐसे लोगों ने न तो हिंदी सीखने का यत्न किया और न स्वदेशी भाषा के प्रति आसक्ति या निष्ठा दिखाई। यही दुर्भाग्य की बात थी। समय की मांग तो थी कि स्वतंत्र भारत की अपनी एक राजभाषा हो और अखिल भारतीय स्तर पर सर्वमान्य पारिभाषिक शब्दावली इस शब्द में समृद्ध की जाए। लेकिन क्या हुआ, संविधान में कुछ लोगों के प्रयास से हिंदी को भारत की राजभाषा एवं संपर्क भाषा बनाए जाने की व्यवस्था तो कर दी गई, किंतु व्यवहार में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को लाने के लिए उन नेताओं तथा अथवा अधिकारियों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया और न अपेक्षित गति से कार्य किया। उन लोगों का भ्रम था कि हिंदी सीखने में काफ़ी व्यर्थ परिश्रम होगा। यूरोप में विकसित ज्ञान विज्ञान और आधुनिक विचारों से हम अपरिचित रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे आदि। अपनी असुविधा, अज्ञान और दुर्बलता को छिपाने के लिए, अपने को विशिष्ट बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों ने तर्क दिया कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों का अध्ययन हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के माध्यम से करना अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी इन भाषाओं में नए विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली असंभव है। जब भारत में हर विषय की पर्याप्त शब्दावलियाँ बन जाएंगी और उनका प्रयोग करते हुए संख्या में पाठ्यपुस्तकों की रचना हो जाएगी, तब हिंदी एवं भारतीय भाषाओं की शिक्षा का माध्यम बना दिया जाएगा। इस निरंतर टालने वाले तर्क के चलते पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का कार्य बहुत धीमी गति से हुआ या योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ। यदि ऐसे प्रयास किए भी गए तो उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया गया। उपयुक्त मानसिक वातावरण में पारिभाषिक शब्दावली के विषय में 4 विचारधाराओं का उदय हुआ। वे 4 विचारधाराएं कौन सी है, हम आगे देखेंगे। जैसे पहली विचारधारा है शुद्धतावादी विचारधारा। पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण शुद्ध रूप से संस्कृत व्याकरण तथा शब्द संपदा के आधार पर किया जाए। इस वर्ग के प्रबल समर्थक थे प्रोफेसर रघुवीर जी। चौथे दशक के उत्तरार्ध तथा 5वें दशक के पूर्वार्ध में उन्होंने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से अखिल भारतीय पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण भी किया। उनका विख्यात कोश कंप्रेहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी आज भी इस दिशा में एक आदर्श है। डॉक्टर रघुवीर जी का कहना था कि शब्द और विचार अभिन्न है, इसलिए जब विचार नया होगा तो उसके लिए नए शब्द की आवश्यकता भी अवश्य होगी, परंतु ये नए बने शब्द पारदर्शक भी हो सकते हैं और रंगीन भी। जो भाषाएं विजातीय है और जिनकी जड़ें हमारी धरती से नहीं उपजी है, उनके शब्द हमारे लिए उधार के शब्द होते हैं और इसीलिए रंगीन शीशे की तरह धूमिल होते हैं। उनके पार सायास देखना पड़ता है। अंग्रेजी के शब्द हमारे लिए ऐसे ही उधार के और धूमिल शब्द है, क्योंकि उनकी जड़ें पीक और लैटिन भाषा में है। इसके विपरीत संस्कृत हमारी अपनी भाषा है। लगभग सभी भारतीय भाषाओं में उर्दू और कुछ सीमा तक तमिल छोड़कर उसकी जड़ें फैली हुई है। इसीलिए उसके आधार पर बनाए गए शब्द हमारे लिए विशिष्ट और पारदर्शी होंगे। यदि किसी को संस्कृत व्याकरण का थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो नए शब्दों के अर्थ उसके लिए सहज एवं सुबोध हो जाएंगे। आवश्यकता है केवल शब्द निर्माण की पद्धति को एक बार अच्छी तरह समझ लेने की। लेकिन संस्कृत भाषा की शक्ति और वैज्ञानिकता से अपरिचित अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लिखे और उर्दू फारसी के पक्षधर भारतीय नागरिकों ने डॉक्टर रघुवीर के विचारों का विरोध किया। उनके वैज्ञानिक विचारों को अपनी अज्ञानता के कारण वे लोग ठीक समझ नहीं सके और संस्कृतनिष्ठ हिंदी का नाम
ऐसे नाम ही ऐसे लोगों ने रघुवीरी हिंदी रख दिया। दूसरी विचारधारा है स्वीकारवादी विचारधारा। नवविकसित पाश्चात्य ज्ञान को अविलंब समझने के लिए अंग्रेजी शब्दावली ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया जाए। इस वर्ग के पक्षधरों का मानना है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग में आने वाली शब्दावली को मूल रूप में ले लिया जाए। इस बात को ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय शब्द है और अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली क्या है। डॉक्टर गार्गी गुप्ता ने ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए इसका सही उत्तर दिया है, जिससे हमारी सहमति है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली जैसी कोई धारणा यूरोप में कभी थी ही नहीं। इस शब्द का प्रयोग हमें सबसे पहले अपने देश में ही मिलता है। सबसे पहले इसकी बुनियाद 1940 में उस समय पड़ी जब भारत सरकार ने वैज्ञानिक शब्दावली पर विचार करने के लिए अकबर हैदरी की वैज्ञानिक विकास के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखने के लिए भारत में ऐसी वैज्ञानिक शब्दावली अपनाई जानी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आमतौर पर स्वीकार किए गए शब्दों को अधिक से अधिक स्वीकार कर लें। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सामान्य तौर पर स्वीकृत शब्दों में अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। 1948 में विश्वविद्यालय के कुलपतियों तथा विशेषज्ञों की समिति की एक सभा में उन्होंने कहा था, वैज्ञानिक शब्दावली की समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है, परंतु केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने उसे यह मानकर हल करने की कोशिश की है कि वैज्ञानिक शब्द अंतर्राष्ट्रीय है और उनका अनुवाद करने की चेष्टा बहुत बड़ी भूल होगी। मैं बोर्ड के इस दृष्टिकोण से सहमत हूँ और विश्वास करता हूँ कि इस समस्या का एकमात्र यही युक्तिसंगत हल है। वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली मंडल ने सुझाव दिया कि यदि कोई शब्द यूरोप की कम से कम 3 भाषाओं में लगभग उसी रूप में मिलता हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय शब्द मान लेना चाहिए। यह सुझाव संतुष्ट नहीं कर पाता, पर तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को संकल्पना केवल एक आदर्श या जिसका कोई व्यवहारिक रूप संभव न था। तीसरी बात, प्रयोगवादी हिंदुस्तान विचारधारा, अर्थात प्रयोगवादी दृष्टि को अपनाते हुए मिले जुले हिंदुस्तानी अपना उर्दू के शब्द लेकर पारिभाषिक इस विचारधारा के आधार पर पंडित सुंदरलाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हिंदुस्तानी कस्बर सोसाइटी तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद आदि ने शब्दों का निर्माण किया। इस विचारधारा के अंतर्गत देश की सामाजिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, तद्भव, देशज तथा एवं अन्य प्रचलित भाषा तत्वों को लेकर शब्दों के निर्माण का प्रयास किया गया। इस विचारधारा को अपनाकर विद्वानों ने शब्द के निर्माण के लिए जो सिद्धांत अपनाए ये इस प्रकार थे। पहला, आवश्यकता अनुसार उर्दू, फारसी, हिंदी, तुर्की आदि सभी भाषाओं के शब्दों का उदारतापूर्वक ग्रहण किया जा सकता है। दूसरी बात, शब्द चाहे किसी भी भाषा के हो, किंतु उन शब्दों तथा उनसे व्युत्पन्न शब्दों में उर्दू व्याकरण जिस प्रकार पहले बिना सहायक क्रिया के संज्ञा क्रियाएं बनाई जाती थी वैसे अब भी बनाई जाए। इससे लाभ यह होगा कि शब्द छोटे बनेंगे और उन्हें बोलने लिखने में आसानी होगी। चौथी बात, जो शब्द पहले से चले आ रहे हैं और जो आज भी उसी तरह शुद्ध और उपयोगी हैं उन्हें बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाए। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द भाषा में स्वीकृत है या जिन शब्दों से व्युत्पन्न शब्द बनाए जा सकते हैं या जो आविष्कार अथवा आविष्कारों के नाम पर बने हैं उन्हें ज्यों का त्यों रहने दिया जाए। छठी बात, पारिभाषिक शब्दावली के संबंध में यह ध्यान रहे कि शब्द कठिन और विशिष्ट होने चाहिए और यहाँ तक हो सके आम जनता की भाषा से दूर हो ताकि इल्मी शान कायम रहे। इस प्रयोगवादी विचारधारा के तहत
अधिकांश शब्दावली अटपटी और कहीं कहीं हास्यास्पद है, इसलिए यह पद्धति व्यवहारिक न हो सकी। कुछ शब्द देखें। रिएक्शन पलटकारी, चेयरमैन मसनदी, बॉइलिंग पॉइंट उबलावनुकता, ऑडिटर जनरल, सर पड़तालिया, बाय लॉ, छुटकानूर, डिसिप्लिन कायदादारी, लिटरेचर अदब साहित्य, कम्युनिकेशन आवाजाई आदि। चौथी विचारधारा है समन्वयवादी विचारधारा। प्रमुख तीन विचारधाराओं के अतिरिक्त एक चौथी विचारधारा समन्वयवादी कहें या मानवादी विचारधारा। इस विचारधारा का अनुसरण मुख्यतः करकारी शब्द निर्माण संस्थाओं ने किया, विचार बनाया। इसमें पहली बात है सर्वप्रथम हिंदी के उपलब्ध शब्द भंडार का उपयोग हो। दूसरी, तत्पश्चात हिंदी में रच बस यू के सभी देशी अन्य भारतीय भाषाओं तथा विदेशी शब्द हों। तीसरी बात, मजबूरी में यदि किसी प्रचलित विदेशी शब्दों को हिंदी में लेना पड़े तो उसका अनुकूलन। चौथी बात, आयात आवश्यक होने पर विदेशी शब्दों को शुद्ध में ग्रहण कर लिया जाए। भारत सरकार ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग एवं केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भी अपनी शब्दावली के निर्माण में उपयुक्त विचारधारा को अपनाया है। धन्यवाद। आशा है बच्चों, छात्रों, आपको ये पारिभाषिक शब्दावली के विविध दृष्टिकोण या विभिन्न विचारधाराओं पर आज हमने जो अध्ययन किया है, जो प्रकाश डाला है, वो आपको समझा होगा। अन्य तासिका में हम अन्य पारिभाषिक मुद्दे के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस वीडियो पीपीटी का उद्देश्य केवल अध्यापन के लिए है, न कि प्रसिद्धि पाने के लिए। इसका समग्र श्रेय सभी महानुभावों को जाता है जिनकी सामग्री का उपयोग यह बनाने के लिए हुआ है। मैं उन समस्त जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनकी सामग्री का उपयोग यह वीडियो पीपीटी के लिए हुआ है। यह मेरी कोई मौलिक उपलब्धि नहीं है और न ही कोई सृजनात्मकता। इसका उद्देश्य केवल और केवल छात्राओं तक पहुँचाना है। इससे किसी के दिल को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई ठेस या हाथ पहुँचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। आपका प्राध्यापक डॉक्टर मुख्तार शेख। धन्यवाद।